वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, कई दफ़ा लोग हेल्थ के हवाले से जब कॉन्शियस होना शुरू करते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि यार अगर वज़न बढ़ गया तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, एंड दैट इज़ ट्रू। ओबेसिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी अदर हेल्थ कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स। लेकिन क्या आपने कभी स्किनी फैट के बारे में सुना है? यानी लोग बज़ाहिर बड़े चुस्त और तवाना और उनका वज़न भी नहीं बढ़ा हुआ होता, लेकिन बहुत सारी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है और जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो खुद चौंक जाते हैं कि यार मेरा तो वज़न भी बढ़ा हुआ नहीं है, कोई एक्स्ट्रेस चर्बी मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर क्या वजह है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना हाई है। सो लेट्स टॉक अबाउट पीपल जो कि बज़ाहिर आपको हेल्दी रखते हैं, उनका वज़न भी नहीं बढ़ रहा, लेकिन अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जाए, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ इट, क्या ये जेनेटिक होता है, लाइफस्टाइल रिलेटेड है? फॉर दैट एंड मोर हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? व्हाट अ वंडरफुल कलर यू आर वेयरिंग। थैंक यू सो मच। मुझे बताएं कि पहले तो हम ये कह रहे होते हैं कि बज़ाहिर अगर किसी शख्स का वज़न अचानक से बढ़ा है, ज़्यादा हुआ है, प्रॉबेबली कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो लोग जो नज़र तो ऐसा आ रहा है कि बिल्कुल सही हैं, व्हाट कुड बी द रीज़न कि इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं या इनका शुगर लेवल सही नहीं आ रहा? अच्छा, इसमें ना हम इनका जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो इसमें जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री में आ जाता है, और दूसरा ये होता है कि इसमें स्ट्रेस और एग्जाइटी वो भी रोल प्ले करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स इसमें रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इनको डील करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि अंडरवेट लोग जब हमारे पास आते हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, तो उनका वेट कम है, तो वो इसी उसके साथ आते हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विथ आवर वेट, तो हमें अपना वेट पुट ऑन करना है। लेकिन जब ब्लड टेस्ट होते हैं और उसमें आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अब ये चीज़ कितना टैकल करना मुश्किल है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं तो अब आप उनको बटर है, ऑयल है, घी है, मटन है, इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं दे सकते, तो फिर क्या करें? तो उसमें जो चीज़ है वो ये है कि आप अपना मसल मास बिल्ड करें। मसल मास को बिल्ड आप करते हैं अच्छे तरीके से और अच्छी खुराक के ज़रिए, तो डेफिनेटली आप अच्छा वेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ओवर वेट होने के अपने बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं या मसाइल हैं, तो इतना अंडर वेट होना आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक करता है और उससे भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा आयशा, एक बड़ा कॉमन सवाल जो आता है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग एनीमिया का शिकार हैं, बिलखुसूस ख़वातीन, कि उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, आयरन लेवल्स कम होते हैं। खून की कमी के बायस क्या इंसान का वज़न घटता है या बढ़ता है? कई दफ़ा बहुत फूले फूले जिनका वज़न बढ़ा हुआ होता है, उनके बारे में पता चलता है कि जी इनका तो हीमोग्लोबिन लेवल कम है और थकावट भी हो रही है, हल्के भी पड़े हुए हैं, लेकिन बिलुमूम यानी जनरली स्पीकिंग खून की कमी से आप दुबले होंगे, अंडरवेट होंगे या ओवरवेट होंगे? खून की कमी की वजह से आप हमेशा ओवरवेट होंगे। हमेशा ओवरवेट होंगे? हमेशा ओवरवेट होंगे, आप फूले हुए होंगे, आप थकावट आपको रहेगी, आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन होगा, आप बात बे बात डांट रहे होंगे सबको, आंखों के नीचे हल्के होंगे, और उसमें आप फ्रिज में से बर्फ़ निकाल के खा रहे होंगे या मट्टी खा रहे होंगे या पेंसिल की नोक खा रहे होंगे। इस किस्म की चीज़ें होती हैं और ये वो टिपिकल अलामात हैं। यानी कि अगर कोई मोटापे का शिकार है तो उसमें विटामिन डी की डिफिशेंसी, खून की कमी, थायराइड हार्मोन्स, ये चीज़ें जो होंगी ये सब अनबैलेंस्ड होंगी और उनमें से एक खून की कमी तो लाजमन है। अच्छा, कई लोगों को हमने देखा, अब क्योंकि कराची में भी मौसम दोबारा बदल रहा है ना, हम पता नहीं सर्दी में हैं, गर्मी में हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो ओवरकास्ट था, बादल अच्छे भले आए हुए होते थे, बारिश हो रही होती थी, उससे हमें कुछ आदत ही हो गई थी ठंडे ठंडे मौसम की। 30-32 भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन जो सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गर्मी लगे और नॉर्मल टेम्परेचर है, बाकी सब लोग बिल्कुल इजीली उसको सह पा रहे हैं, लेकिन एक शख्स है जो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है कि यार गर्मी बहुत है, एसी चलाओ, क्या ये भी कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम की अलामत हो सकती है? अंडरलाइन प्रॉब्लम की अलामत हो सकती है। जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है जी, उन लोगों को गर्मी निस्बतन ज़्यादा लगती है। अच्छा, इसमें भी जीन्स रोल प्ले करती हैं और जेनेटिकली कुछ लोगों का होता है कि उनके पेरेंट्स में से किसी एक को पसीना बहुत ज़्यादा आता था, तो उनमें से आता है। तीसरा ये कि कुछ लोगों के स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा निस्बतन एक्टिव होते हैं। चौथा ये है कि आप अगर खुराक में जिन दिनों गर्मियां हों ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लें जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। रात को गोंद कतीरा, सिर्फ उसका एक छोटा टुकड़ा जिसका एक मोती होता है, वो आप भिगो दें तो वो सुबह फूल के इतना ज़्यादा हो जाता है और वो आप सुबह निहार मुँह पी लें, तो कुदरत ने उसमें ये सलाहियत दी हुई है कि वो पूरा दिन आपको
ठंडा ठार रखता है। और ये वाले जो फल हैं, तरबूज का इस्तेमाल है, मेलन्स का इस्तेमाल है, नींबू पानी है, मिंट लेमनेड है, तो हमने कुदरती तौर पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वंस यू नो योर सेल्फ कि आपको पता है। अच्छा, अगेन वेट के ऊपर आ जाते हैं। अगर आप ओवर वेट हैं या आप अंडर वेट हैं या आपका जस्ट राइट वेट है, इनमें से कौन ज़्यादा जॉइंट पेन का शिकार होता है? क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आपकी जॉइंट्स पे बोझ ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि जिनका वज़न ठीक है उनको जॉइंट्स की, बोन्स की कभी प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, जिनका वज़न ज़्यादा है उनको तो है, क्योंकि उनका तो वज़न हाँ पड़ रहा है, लेकिन जिनका वज़न ठीक भी है और वो डाइट के ऊपर मुसलसल रहते हैं और अपना वज़न कम करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, एंड दे आर इनटू क्रैश डाइटिंग, या वो वज़न कम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और वो खुराक के अंदर दूध और दही और अंडा और प्रोटीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, विटामिन डी उन्होंने कभी भी अपना चेक नहीं किया हुआ, B12 भी उनका बिल्कुल कम है, सूरज की रोशनी में वो गए ही नहीं हैं, रहते ही एयर कंडीशन के अंदर हैं, तो उनको ऑस्टियोपीनिया और फिर आगे बहुत जल्द ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो जॉइंट पेन्स तो बहुत जल्दी होने हैं जिनकी खुराक बिल्कुल ठीक नहीं है और बहुत जल्दी होने हैं। सुपर। तो क्योंकि डाइट इसमें यस क्रैश प्लान। अगेन फिर वही वाली बात कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, जॉइंट्स के लिए तो लोग कहते हैं कि कोलेजन लें, विटामिन डी लें, कैल्शियम लें। कैल्शियम आता है आपका फुल क्रीम दूध के साथ, फिर इसके अलावा आपकी कोलेजन की बात करें तो उसमें भी यखनी और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो बेचारा बाकी चीज़ों को कैसे करेक्ट करे? जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो दूध का इस्तेमाल कर सकता है, वो दही का इस्तेमाल कर सकता है, इन चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता। दूसरा, हम उसको सबसे पहले सुबह साबूदाना देते हैं, साबूदाना से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ठीक है, सिर्फ बटर और घी। और दूसरी बात ये कि ये भी एक मिथ है कि जिस इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो अंडे को इस्तेमाल नहीं करेगा। अंडे का इस्तेमाल, जिस इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो ऑल्टरनेट डेज पे ज़रूर अंडे का इस्तेमाल करेगा। कंप्लीट रिसर्चेस इस पे हो चुकी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है अंडा बंद कर दें, नो, नथिंग एज सच। अंडा आपको लेना है, दूध आपको लेना है, और पैदाइश से लेके कब्र तक ये दोनों चीज़ें आपको नहीं निकालनी। और उसके बाद जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जैसे दूध और दही है, सूरज की रोशनी इन्होंने हासिल की, और प्लस इसमें नट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते, ये तो आपका अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, बुरा वाला कम करेंगे। तो उसमें नट्स ले लिए, उसमें सीड्स ले लिए सारे, विटामिन ई से भरपूर सारी ग़िज़ाएँ हैं, ओट्स के सीरियल्स हैं, ये सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाती। दालों का इस्तेमाल किया जा सकता है, चावलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, फलों का इस्तेमाल है, सब्जियों का इस्तेमाल है, इसमें से कुछ भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब आखिरी मुझे बताइएगा शुगर के हवाले से, जिन लोगों की शुगर लेवल्स बढ़ी हुई होती हैं और अचानक से वो ये महसूस करें कि उनका जो नॉर्मल वज़न था उन्होंने झटपट से वज़न गिरा दिया है, तो लोग डॉक्टर्स फ़ौरन आपको कहते हैं कि आप अपने शुगर लेवल्स को चेक करें। अगर शुगर लेवल्स एलिवेटेड आ रही हैं तब क्या करना चाहिए? शुगर लेवल्स अगर एलिवेटेड आ रही हैं तो HbA1c जैसे कि आपका बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब उसमें दो चीज़ें हैं, पहले तो ये है कि आपका सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अगर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर ली है, 30 मिनट की आप वॉक करते हैं जिसमें आपको पसीना आता है दबा के, ठीक है, और आपने अच्छी सी अपनी विंडो बना ली है, तो थोड़ा सा वेट रिडक्शन आपको मेटफॉर्मिन के ऊपर हमें नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है, जो लोग लेना भी नहीं चाहते, ठीक है। 6 तक आ जाता है अगर आपका HbA1c जो कि बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, तो मेटफॉर्मिन पे नहीं डालना पड़ता, वो नीचे आ जाएगा, आपका थोड़ा सा वेट लॉस हुआ। लेकिन यह है कि HbA1c नीचे नहीं आ रहा, हमने दोबारा रिपीट करवाया, वो 6.2 है, 6.3 है, तो फिर मेटफॉर्मिन पे भी डालना पड़ता है, अच्छी खुराक लेनी पड़ती है, और फिर वेट लॉस करने के बावजूद भी उनका फ़ायदा नहीं हो रहा, प्रोटीन का इस्तेमाल अच्छा रखना है। बिल्कुल सही। अंडे का, दो छोटे छोटे सवालात हैं आपके लिए जो आए हैं। नंबर 1, इंटरमिटेंट फास्टिंग के लोग वंडर्स की बड़ी बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं आयशा, किन लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सही नहीं है? कुछ लोगों ने कहा कि ख़वातीन के लिए सही नहीं है बिकॉज इट स्ट्रेसेस देयर हार्मोन्स आउट, उनकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं वगैरह वगैरह, फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं, उनको लॉन्ग आवर्स तक भूखा नहीं रहना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग किसके लिए है और किसके लिए नहीं? इंटरमिटेंट फास्टिंग तो ख़वातीन के लिए बिल्कुल है, उनके तो हार्मोन्स को ये इतना अच्छा और सेट कर देती है, क्योंकि अगर आप 11 से 7 बजे की विंडो बनाते हैं, हमारे यहाँ तो इन जनरल ये है, मैं पहले आपका ये वाला जवाब दे देती हूँ, क्योंकि 11 बजे से पहले ख़वातीन सो के नहीं उठती हैं और 7 बजे विंडो कंप्लीट करें तो इट्स बेस्ट। लेकिन वो वाली ख़वातीन जो कि जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बूढ़े हजरात जो कि थोड़े ओवर एज हैं, छोटे बच्चे,
और टीनेज ग्रुप जिनके बिल्कुल एग्ज़ाम सर पे हैं, किसी एग्ज़ाम्स की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो वाले लोग जो कि जिनका शुगर लेवल बिल्कुल नीचे गिर जाता है, अगर वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे की फास्टिंग करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ वो चले जाएंगे। ओल्ड एज ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा, जिनके एग्ज़ाम सर पे हैं, जिनका माइग्रेन बिल्कुल सेटल नहीं होता और उनको बहुत हाई डोज पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, उससे जीआई अपसेट, स्टमक अपसेट हो सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। तो ये ख़ास ग्रुप्स हैं जिनके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे या उनका माइग्रेन ट्रिगर हो जाएगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल। थैंक यू सो मच आयशा फॉर वंस अगेन मेकिंग दिस पर्टिकुलर सेगमेंट सो इन्फॉर्मेशन पैक्ड। इसी के साथ जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।